हाँ जी, वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 4 यूनिट 3 हमने शुरू कर रखा है बच्चों। परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली हम कर चुके हैं। परफेक्ट कंपटीशन कंप्लीट फिनिश हो गया, बट मोनोपोली भी फिनिश नहीं हुआ हमारा। मोनोपोली में हमने अब तक इतना ही किया कि मोनोपोली के फीचर्स क्या है, मोनोपोली अराइज क्यों होती है और मोनोपोली का इक्विलिब्रियम कैसे फाइंड आउट होता है बच्चा। उसके बाद आज करना था कि मोनोपोली को शॉर्ट रन में कौन से प्रॉफिट्स और लॉस और लॉन्ग रन में कौन से प्रॉफिट या लॉस क्या हो सकते हैं या नहीं, उसको डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन के थ्रू हम लोग करने वाले। हमने इतना कर लिया कि मोनोपोली के अंदर फर्म का इक्विलिब्रियम कैसे फाइंड आउट होता है। तो मोनोपोली के अंदर फर्म का इक्विलिब्रियम एमआरएमसी अप्रोच से फाइंड आउट होता है, जैसा कि हम लोगों ने किया था बच्चों कि एमआरएमसी मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट जहां पर इक्वल होंगे, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन की जहां पर एमसी एमआर को बिलो से कट करेगा, या फिर हम बोलते हैं कि एमसी शुड बी ग्रेटर देन एमआर आफ्टर एमसी इक्वल्स टू एमआर। एमसी शुड बी ग्रेटर देन एमआर आफ्टर एमसी इक्वल्स टू एमआर। ये दोनों कंडीशन जहां पूरी होंगी वहां पे होगा फर्म का इक्विलिब्रियम। ये दोनों कंडीशन परफेक्ट कंपटीशन के लिए भी है, मोनोपोली के लिए भी है, मोनोपोलिस्टिक के लिए भी है, सब में सेम चलेगा। बट डिफरेंट क्या होता है, चेंज क्या होता है? चेंज ये होता है कि सभी मार्केट्स में जो प्रॉफिट्स हैं वो अलग अलग टाइम पीरियड में अलग होते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा, परफेक्ट कंपटीशन को लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट होते हैं, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में लॉन्ग रन में एंटर एग्जिट फ्री होता है। मोनोपोली अब पढ़ने जा रहे हैं, इसको लॉन्ग रन में कोई और प्रॉफिट होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस हैं एंट्री में। अब समझना कि मोनोपोली को शॉर्ट रन में कौन कौन से प्रॉफिट हो सकते हैं। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था बच्चों कि मोनोपोली को शॉर्ट रन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकते हैं और लॉस भी हो सकता है। कंडीशन तीनों की आपके सामने है, लेकिन इक्विलिब्रियम सबका सेम कंडीशन है। एमसी शुड बी इक्वल्स टू एमआर एंड एमसी इज ग्रेटर देन एमआर आफ्टर एमसी इक्वल्स टू एमआर। अब सीखते हैं कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कैसे बनाए जाएंगे, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट क्यों होते हैं, कैसे डायग्राम बनता है, उसको सीखें बच्चों। डायग्राम को सीखेंगे आपको याद रहेगा। चलो शुरू करते हैं बच्चों। मोनोपोली को शॉर्ट रन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होते हैं, हो सकते हैं, उसकी कंडीशन क्या है और उसका डायग्राम कैसे बनता है। मेरी बातों को ध्यान से समझना। शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम करा रहा हूं मैं आपको। शॉर्ट रन में मोनोपोली को कौन कौन से प्रॉफिट हो सकते हैं, इसको आप बोल सकते हो प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन इन शॉर्ट रन। प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन इन शॉर्ट रन। ध्यान से सुनना बच्चा, मोनोपोली को शॉर्ट रन में कौन कौन से प्रॉफिट हो सकते हैं। सबसे पहला अबनॉर्मल प्रॉफिट या फिर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। क्या बच्चों? अबनॉर्मल प्रॉफिट एंड सुपर नॉर्मल प्रॉफिट दोनों हो सकते हैं, एक ही बात है। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। तो कंडीशन क्या है बच्चा? कंडीशन है जब एवरेज रेवेन्यू जो है, एवरेज रेवेन्यू जो है वो एवरेज कॉस्ट से ज्यादा होगी, हम बोलेंगे फर्म को होंगे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। ए आर इज ग्रेटर देन ए सी। देखो बच्चों, एम आर और एमसी जो है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन है। ए आर और एसी से हम देखते हैं कौन से प्रॉफिट्स हो। ठीक है, तो ए आर अगर ज्यादा है एसी से तो फर्म को होंगे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, और अगर ए आर कम है एसी से तो हम बोलेंगे लॉस हो सकता है। अगर ए आर बराबर है एसी के हम बोलते हैं कि नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकते हैं। अभी हम पढ़ते हैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट व्हेन ए आर इज ग्रेटर देन एसी। कैसे बनेगा डायग्राम, ध्यान से देखना बच्चों। ये आपका एक्स वाई एक्सिस बना दिया। इसके बाद आपको पता है बच्चों, सबसे पहले हम इक्विलिब्रियम दिखाते हैं, और इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है सर? एम आर शुड बी इक्वल्स टू एमसी और एमसी इज ग्रेटर देन एम आर आफ्टर एमसी इक्वल्स टू एम आर। उसके लिए ये पता है क्या आपको कि मोनोपोली के अंदर एम आर की शेप क्या होती है बच्चों? क्या पता है? आप बता सकते हो। मोनोपोली में एम आर ए आर की शेप क्या होती है बच्चों? मोनोपोली में ए आर एम आर की शेप डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है और लेस इलास्टिक होती है, ध्यान रखना। तो रेवेन्यू एंड कॉस्ट दोनों दिखाएंगे आप यहां पर। सबसे पहले आप बनाएंगे एम आर और ए आर। ठीक है, एम आर और ए आर। ये आपने एम आर बना दिया, थोड़ा लेस इलास्टिक बनाना। ये आपका, चलो ए आर बनाते हैं, इसको ए आर हो गया। उसके बाद आप बनाओ एम आर।
ये आपका एमआर हो गया बच्चों, दोनों बन गए, एमआरबी और एआरबी लिख दिया हमने यहां पर, दिस इज एमआर और दिस इज एआर इज इक्वल्स टू डिमांड कर्व। अब मार्जिनल कॉस्ट की शेप सबको पता है कि यू शेप होती है, यू शेप बना दिया। दिस इज द पॉइंट वेयर फर्म इज इन इक्विलिब्रियम, क्योंकि यहां पर एम आर और एम सी इक्वल है और इसके बाद आपका जो एम सी है वो एम आर से बड़ा है, तो इक्विलिब्रियम आता है पॉइंट ई पे। अब हमें दिखाना है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। एक फर्म को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट या अबनॉर्मल प्रॉफिट तब होंगे बच्चा जब एवरेज रेवेन्यू ज्यादा होगी एवरेज कॉस्ट। एवरेज रेवेन्यू हमारे पास है, ए आर कर्व हमारे पास है, पर कितनी है एवरेज रेवेन्यू? देखो बच्चों, एट ओ एम लेवल ऑफ आउटपुट, जहां इक्विलिब्रियम है वो कौन से आउटपुट है? ओ एम। इस आउटपुट पर एट ओ एम लेवल ऑफ आउटपुट जो फर्म की एवरेज रेवेन्यू है वो कितनी है? अगर आप देखो ओ एम आउटपुट पे, तो आपकी एवरेज रेवेन्यू के लिए आपको आउटपुट को थोड़ा एक्सटेंड करना पड़ेगा बच्चों। एक्सटेंड करने के बाद पता चलेगा कि आपकी एवरेज रेवेन्यू इतनी है। ए आर कर्व को टच करोगे पता सब चलेगा ना, कि तभी पता चलेगा ना कि एवरेज रेवेन्यू कितनी है बच्चों। तो ओ एम आउटपुट पे ए आर जो है वो ओ से लेकर पी तक बोल दो, या फिर ए से लेकर एम तक बोल दो। तो आपकी ए आर कितनी है? ए से लेकर एम तक, ये आपकी एवरेज रेवेन्यू हो गई। करेक्ट है बच्चों, ये आपकी एवरेज रेवेन्यू हो गई। इसके बाद आपको ये दिखाना है कि ए आर शुड बी ग्रेटर देन ए सी। तो एवरेज कॉस्ट आप कहां बनाओगे? एवरेज रेवेन्यू के नीचे या एवरेज रेवेन्यू के ऊपर? ऑब्वियस सर, एआर बड़ा होना चाहिए तो एसी नीचे बनना चाहिए। एसी की शेप यू शेप होती है, एवरेज कॉस्ट कर्व इज यू शेप कर्व, और एमसी कर्व एवरेज कॉस्ट को मिनिमम पॉइंट पे कट भी करता है। तो आप एसी बनाए यू शेप, ध्यान देना, एसी बनाएंगे आप यू शेप और ऐसे बनाएंगे कि एमसी एसी को मिनिमम पॉइंट पे कट भी कर रहा हो। ये आपका एसी बन गया बच्चों यू शेप। अब ओ एम आउटपुट पे आपका एसी कितना है? सर एसी को जहां आउटपुट कट कर रही है वो पॉइंट ये है, दैट इज मान लो बी पॉइंट। तो बी पॉइंट तक आपकी जो है वो एवरेज कॉस्ट है, ये आप ध्यान रखना। तो एसी इज बी से लेकर एम तक, समझ में आया? बी से लेकर एम तक आपका एवरेज कॉस्ट है, ये ध्यान दो। और ए से लेकर एम तक आपकी एवरेज रेवेन्यू है। और अगर आपको निकालने हैं प्रॉफिट, सर आप निकालना चाहते हो प्रॉफिट पर यूनिट, क्योंकि एवरेज है तो पर यूनिट ही निकलेगा, इज इक्वल्स टू एवरेज रेवेन्यू माइनस एवरेज कॉस्ट। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? एवरेज रेवेन्यू माइनस एवरेज कॉस्ट। तो आपका प्रॉफिट आ गया ए आर माइनस ए सी, दैट इज ए एम माइनस बी एम। ए एम में से आप बी एम को माइनस करोगे तो आपको बचेगा बच्चों ए बी। ए बी इज द पर यूनिट प्रॉफिट। आपको निकालना है टोटल प्रॉफिट, आपको निकालना है टोटल प्रॉफिट। तो आप क्या करेंगे पता है ना आपको बच्चों, परफेक्ट कंपटीशन में किया बहुत सारे डायग्राम्स में। टोटल प्रॉफिट निकालने के लिए आप क्या करोगे? पर यूनिट प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर दोगे आउटपुट से। आपके आउटपुट कितनी है? ओ से लेकर एम तक, या फिर बोल सकते हैं क्या P1 से लेकर बी तक, ये भी तो आउटपुट का ही है ना, इक्वल प्रोपोर्शनेट है। तो आप लिखोगे पर यूनिट प्रॉफिट इनटू आउटपुट। तो आपका प्रॉफिट जो है वो ए बी है और जो आउटपुट है मैंने ले लिया P1B। ठीक है, P1B, OM की जगह P1B ले लिया। अब ये पूरा बॉक्स मेरे पास आ गया। ये आपका है बच्चा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट या फिर अबनॉर्मल प्रॉफिट, ये आप ध्यान रखें। ठीक है, तो कितना प्रॉफिट हुआ टोटल? P1BA इज द टोटल प्रॉफिट, ये आपका टोटल प्रॉफिट हो जाएगा बच्चों। करेक्ट एकदम। तो इस तरह से आप लोग सुपर नॉर्मल प्रॉफिट दिखा सकते हो मोनोपोली के। जो ये ग्रीन बॉक्स आपके पास बना, ये है आपका सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। समझ में आ गया बच्चों? बोलो। तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट के लिए आपको कंडीशन याद होनी चाहिए, ए आर इज ग्रेटर देन एसी। ए आर आपका ऊपर रहेगा, एसी आपका नीचे बनेगा। इतना नीचे ना बना दे कि एमसी के भी नीचे चला जाए, समझ रहे हो? तो एवरेज कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट का रिलेशन याद रखें, और ए आर आपका ऊपर रहे, एसी से भी आप याद रखें। और जहां एसी आउटपुट को कट करेगा वहां से आपका एसी आपको डिटरमाइन हो जाएगा कितना, जैसे कि बी से लेके एम तक डिटरमाइन किया हम लोग। करेक्ट एकदम। इसके बाद अब नोट्स पे आते हैं, तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट के बारे में बात करते हैं।
तो मोनोपोली ऑन सुपर नॉर्मल प्रॉफिट जब आपका एआर बड़ा होगा एसी से, तो यहां पर भी एक सेम बॉक्स आपके पास आया, इसे बोलेंगे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स। उसके बाद बच्चों यहां टोटल कैलकुलेशन दिखा रखी है, PLMR। देखो बच्चों, PLMR ये जो पूरा बॉक्स है ये आपका है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का बॉक्स। जैसा हमने किया सेम ऐसा यहां पर भी हो रखा है। उसके बाद आते हैं बच्चों नेक्स्ट प्रॉफिट पे, जो होते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट की कंडीशन होती है AR इक्वल्स टू AC। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं जीरो प्रॉफिट ऑल्सो। तो सबसे पहले बनाते हैं डायग्राम और फिर देखते हैं कि जीरो प्रॉफिट क्यों बोलते हैं। तो बच्चों नॉर्मल प्रॉफिट के लिए फिर से एक डायग्राम बनाएंगे। नॉर्मल प्रॉफिट की कंडीशन आपको पता चल गई, AR इज इक्वल्स टू AC। सबसे पहले लिखते हैं कंडीशन, AR इक्वल्स टू AC। ये कंडीशन है नॉर्मल प्रॉफिट की, करेक्ट है, नॉर्मल प्रॉफिट की कंडीशन है। अब सबसे पहले आप बनाओगे ARMR कर्व, फिर बनाओगे आप MC कर्व इक्विलिब्रियम दिखाने के लिए। यहां पे आप लिखोगे रेवेन्यू एंड कॉस्ट, यहां लिखोगे आप आउटपुट। ठीक है, उसके बाद अब MR AR कर्व कैसे हैं, डाउनवर्ड स्लोपिंग है, तो आपने बनाया पहले MR कर्व और फिर आपने बनाया एक AR कर्व। MR कर्व हमेशा AR कर्व से नीचे होता है, आपको पता होना चाहिए। दिस इज एवरेज रेवेन्यू, दिस इज मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल कॉस्ट कर्व कैसा होता है, यू शेप होता है बच्चों। तो आपका इक्विलिब्रियम जो है वो यहां पर आ गया, कहां पर आ गया, एट पॉइंट ई। एट पॉइंट ई आपका क्या आ गया, इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम हो गया बच्चों आपका पॉइंट ई पे। ठीक है, ई पॉइंट पे जो आपके आउटपुट है मान लो OM है। अब इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे क्या कंडीशन पूरी हो रही है, कंडीशन है MR आपका बराबर है MC के, और उसके बाद MC बड़ा भी है MR से। अब अगर आपको जानना है कि आपका AR कितना है आउटपुट पे, तो AR के लिए आप एक्सटेंड करेंगे बच्चों आउटपुट को, तो आपका AR यहां तक आता है, O से लेकर P तक, ये आपका AR है। या आप बोल दो B से लेकर M तक, ये आपका AR है। B से लेकर M तक आपका क्या है, AR है। तो कंडीशन है नॉर्मल प्रॉफिट की AR इक्वल टू AC। आपको पता चल गया कि एट OM लेवल ऑफ आउटपुट आपका जो AR है वो कितना है, B से लेकर M तक। अब आपको बनाना है AC, और AC कितना होना चाहिए, जितना आपका AR है। तो एवरेज कॉस्ट को आप कहां बनाएंगे, AR के ऊपर, AR के नीचे, या AR के टेंजेंट बराबर बिल्कुल। देखो बच्चों, अगर AR इक्वल टू AC दिखाना है तो जितना आपका AR उतना आपका AC होना चाहिए। तो आप AC को ना ऊपर बनाएंगे ना नीचे बनाएंगे, जहां तक AR है वहीं पर बनाएंगे AR कर्व पे टेंजेंट। तो नॉर्मल प्रॉफिट वो होते हैं जब फर्म की एवरेज रेवेन्यू उतनी होती है जितनी एवरेज कॉस्ट होती है, ना सुपर नॉर्मल प्रॉफिट ना लॉस। तो आप सब लोग क्या करेंगे बच्चों, इसको ब्रेक इवन पॉइंट भी आप कह सकते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट को आप बोल सकते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। तो एवरेज कॉस्ट कर्व को इस तरह बनाएं, यू शेप हो, AR को टच करता हुआ जाए, और मिनिमम पॉइंट जो है AC का वो यहीं पर आए जहां पे MC कट कर रहा है। तो इस पॉइंट पे, B पॉइंट पे आप बोलोगे यहां पर फर्म को हो रहे हैं नॉर्मल प्रॉफिट। कौन से प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, तो नॉर्मल प्रॉफिट के लिए आपने टेंजेंट रखा AC को AR के ऊपर, ये आपका बन गया नॉर्मल प्रॉफिट। और नॉर्मल प्रॉफिट ऑल्सो नोन एज ब्रेक इवन पॉइंट। नो प्रॉफिट नो लॉस, जीरो प्रॉफिट इसको आप बोल सकते हैं, इसलिए बोला मैंने ब्रेक इवन पॉइंट, इसको आप बोलेंगे ब्रेक इवन पॉइंट, ये ध्यान रखें आप। ये आपका हो गया बच्चों नॉर्मल प्रॉफिट। अब ये चीज नोट्स में कैसे लिखी है देखो आप, बोल रहे द मोनोपोली फर्म वुड अर्न नॉर्मल प्रॉफिट इफ एट इक्विलिब्रियम पॉइंट AR इक्वल टू AC। ये कंडीशन को पता है, डायग्राम बनाया, इस पॉइंट पे आपको हो रहे हैं नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, इसके बाद बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका लॉस, कि मोनोपोली को लॉस कब होगा, जब एवरेज रेवेन्यू कम होगी, एवरेज कॉस्ट ज्यादा होगी। अब सुनना ध्यान से, लॉस का डायग्राम कैसे बनाएंगे आप, लॉस थर्ड डायग्राम है शॉर्टन में,
लॉस, मिनिमम लॉस इसको आप बोल सकते हो। एवरेज रेवेन्यू जब कम होगी किससे? एवरेज कॉस्ट से। तो लॉस दिखाने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे? अगेन डायग्राम बनाओगे, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। सबसे पहले आप बनाओगे एम आर एंड ए आर, एम आर और उसके बाद ए आर। एम आर ए आर बनाने के बाद आप इनको प्लॉट करोगे, लेबलिंग दोगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और उसके बाद आपको चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है जहां पे एम आर एम सी इक्वल होते हैं। तो आपको बनाना है मार्जिनल कॉस्ट कर्व, और एमसी कर्व की शेप होती है बच्चों यू शेप। एमसी कर्व एम आर कर्व को जहां कट कर रहा है, यहां पे फर्स्ट कंडीशन पूरी होती है, उसके बाद एमसी बड़ा भी है एम आर से, सेकंड कंडीशन भी यहां पर पूरी होती है। तो आपके पास इक्विलिब्रियम पॉइंट के लिए आउटपुट आ गई, ठीक है। इस आउटपुट को एक्सटेंड करेंगे ऊपर तक, तो आपको पता चल जाएगा कि एवरेज रेवेन्यू कितनी है, ये भी पता चल गया। व्हाट इज ए आर? ओ एम आउटपुट पे जो आपका एवरेज रेवेन्यू है वो बी से लेकर एम तक है, इतना, ठीक है। ओपी दे दो इसको, या फिर आप बोल सकते हो बी से लेकर एम तक है, ये आपकी एवरेज रेवेन्यू है बच्चों। तो अब क्या लिखेंगे आप? at OM level of output, at OM level of output जो आपकी एवरेज रेवेन्यू है इज इक्वल्स टू बी एम, बी से लेकर एम तक आपकी एवरेज रेवेन्यू है। अब आपको एवरेज कॉस्ट कहां बनाना है? सर कंडीशन क्या होती है लॉस की? कंडीशन होती है ए आर लेस देन ए सी, मतलब आपका ए आर कम और ए सी बड़ा, मतलब एवरेज कॉस्ट आपको एवरेज रेवेन्यू से ऊपर बनाना पड़ेगा तो दिखेगा कि लॉस हो रही है। कि फर्म की एआर बहुत कम है, एसी बहुत ज्यादा है, और एसी होता है यू शेप, और यू शेप भी इस तरह बनाए, ऊपर तो बनाना है लेकिन एमसी एवरेज कॉस्ट कर्व को मिनिमम पॉइंट पे कट कर रहा हो, ये आप ध्यान रखें। करेक्ट। अब आपका ओ एम आउटपुट पे एसी कितना है? ओ एट ओ एम लेवल ऑफ आउटपुट आपका जो एसी है उसके लिए भी आपको आउटपुट को ऊपर तक एक्सटेंड करना पड़ेगा। देखो जब तक एक्सटेंड नहीं करोगे पता नहीं चलेगा कि एसी है कितना। अब पता चला कि एसी इतना है, मतलब कि एसी जो है एआर से भी बड़ा है, समझ रहे हो? सी से लेके एम तक, सी से लेके एम तक आपका पूरा एसी है। अब जो आपको लॉस है वो है बी एम माइनस सी एम, सी एम तो बड़ा है, तो लॉस हुआ आपको सी बी का, ये आपका लॉस हो गया। सी से लेकर बी तक आपको लॉस हो गया क्योंकि आपकी एसी बहुत बड़ी है एआर से। ये है आपका पर यूनिट लॉस, ये है आपका पर यूनिट लॉस, क्योंकि हमने एआर एसी से निकाले। आपको टोटल लॉस निकालना है तो आप क्या करोगे? आप मल्टीप्लाई कर दोगे पर यूनिट लॉस को आउटपुट से, जितनी आपने आउटपुट प्रोड्यूस किया उससे मल्टीप्लाई कर दोगे। तो आप सीबी को मल्टीप्लाई करेंगे आउटपुट से, आउटपुट कितनी है? ओ एम है, मतलब कि पी से लेकर बी तक भी आप बोल सकते हो। तो आप पी बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका पूरा बॉक्स बनेगा P1 P B और C, ये पूरा बॉक्स P1 P B और C। याद है आपको बच्चों? लेंथ इनटू ब्रेड्थ हम करते थे, तो PB इंटू CB आप करेंगे इस एरिया को, ये लॉस का एरिया है, ये आउटपुट है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा बॉक्स आपके पास आ जाएगा P1 P B and C, ये है टोटल लॉस। तो बच्चों मोनोपोली को लॉस तब होगा जब शॉर्ट रन में मोनोपोली की एवरेज रेवेन्यू जो है वो कम होगी एवरेज कॉस्ट से, तो मोनोपोली को लॉस हो सकता है, जैसे कि आपने यहां देखा। तो ये सभी डायग्राम की प्रैक्टिस आपको अच्छे से करनी है बच्चों, देखो ठीक है, सभी की प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। अब नोट्स पे देखते हैं कि लॉस का डायग्राम यहां बना हुआ है, तो ये आपका सारा कंप्लीट लॉस है, ठीक है। शॉर्ट रन में मोनोपोली को लॉस भी हो सकता है, करेक्ट एकदम। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है, ध्यान से सुनना। इफ मोनोपोलीज फर्म AR इज मोर देन एवीसी, एवरेज रेवेन्यू बड़ी है एवीसी से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कवर हो पा रही है, या AR बराबर है एवीसी के, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एवीसी कवर हो रही है। लेकिन अगर AR कम हुआ एवीसी से, ऐसा बहुत रेयर होता है मोनोपोली में, अगर AR कम हुआ एवीसी से तो फर्म
कि वेरिएबल कॉस्ट भी पूरी नहीं हो रही रेवेन्यू में से, ये सिचुएशन वर्स हो सकती है, इसमें शट डाउन भी हो सकता है। ठीक है, अभी हम आते हैं बच्चों, ऐसा बहुत रेयर होता है तो हम दिखा नहीं रहे शट डाउन, ये बहुत कम होता है कि मोनोपोली की रेवेन्यू इतनी नहीं है कि एवीसी कवर कर पाए, सब एक सेलर है, सिंगल प्रॉफिट बहुत कम आते हैं तो हम शट डाउन नहीं दिखाते इसके अंदर। ठीक है, बहुत रेयर चांस होते हैं। उसके बाद अगर आपको क्वेश्चन पूछते हैं ना कि अगर फर्म की एआर में से एवीसी कवर हो रही है या एआर बड़ा है एवीसी से, क्या फर्म प्रोडक्शन को कंटिन्यू कर सकती है? हम बोलेंगे यस कर सकती है। लेकिन अगर एआर छोटा है एवीसी से तो फर्म प्रोडक्शन को कंटिन्यू नहीं करेगी। ठीक है, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट भी पूरी नहीं हो रही। अब हमारे पास आता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कि लॉन्ग रन में मोनोपोली को कौन से प्रॉफिट होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट, लॉन्ग रन में मोनोपोली को कौन से प्रॉफिट हो सकते हैं। बच्चों एक छोटी सी बात बताओ कि मोनोपोली के अंदर एंट्री और एग्जिट पे रिस्ट्रिक्शंस है। नई फर्म एंटर नहीं कर सकती, जो एग्जिस्टिंग फर्म्स पहले से हैं वो एग्जिट नहीं कर सकती। समझ रहे हो? तो जब नई फर्म आ ही नहीं सकती, एंट्री ब्लॉक है, तो जो पुरानी वाली फर्म है जो प्रॉफिट अर्न कर रही हैं उनको प्रॉफिट होते ही रहेंगे। सुपर नॉर्मल या अब नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही है उनको होते ही रहेंगे, क्योंकि नई फर्म तो आ नहीं रही। परफेक्ट कंपटीशन में क्या था कि नई फर्म आती थी, नंबर ऑफ सेलर्स बढ़ जाते थे तो प्राइस डाउन करने पड़ते थे। अभी यहाँ पे प्राइस अगर अप भी है, नई फर्म आ नहीं रही है तो प्राइस बढ़ा ही रहेगा और प्रॉफिट अब नॉर्मल ही होंगी। तो मोनोपोली को लॉन्ग रन में एंट्री पे रिस्ट्रिक्शन होने की वजह से फायदा है। क्या फायदा है? उसको हमेशा अब नॉर्मल प्रॉफिट ही होंगे। कौन से प्रॉफिट? अब नॉर्मल प्रॉफिट इन द लॉन्ग रन, ये आपको ध्यान रखना। तो अब नॉर्मल प्रॉफिट की कंडीशन क्या है? सबको पता है। कंडीशन है ए आर मोर देन ए सी। लिखते हो आप, ये लॉन्ग रन है तो आप लिखोगे एल ए सी। क्या लिखोगे? एल ए सी। अब इसी का डायग्राम कैसे बनाओगे? सुनना ध्यान से। ठीक है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट या फिर हम बोलेंगे अब नॉर्मल प्रॉफिट मोनोपोली को होते हैं लॉन्ग रन में। तो लॉन्ग रन में कंडीशन क्या है? ये पढ़ रहे हैं हम लॉन्ग रन, शॉर्ट रन ने कर लिया, अब पढ़ने हम लॉन्ग रन। तो लॉन्ग रन में मोनोपोली को होते हैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, क्योंकि एंट्री में रेस्ट्रिक्शन है, ड्यू टू रेस्ट्रिक्शन इन एंट्री एंड एग्जिट, ड्यू टू रेस्ट्रिक्शन इन एंट्री एंड एग्जिट। अब क्या कंडीशन होती है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की? तो आपको अच्छे से पता है कि ए आर शुड बी ग्रेटर देन, ए आर शुड बी ग्रेटर देन एल ए सी आप लिखेंगे, आप लॉन्ग रन पे हैं। ठीक है, ये आपकी होती है कंडीशन। किसकी कंडीशन? अब नॉर्मल प्रॉफिट की कंडीशन, ए आर शुड बी ग्रेटर देन एल ए सी। आप डायग्राम कैसे बनाएंगे? आप सबसे पहले क्या करें बच्चों? सबसे पहले आप एक्स वाई एक्सिस बनाएं, इस पे एम आर ए आर बनाएं। एम आर इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, ए आर ऑल्सो इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। उसके बाद आप बनाएंगे मार्जिनल कॉस्ट, ये आपका एम आर और ए आर बन गया, एम आर एंड ए आर। एमसी होता है आपका यू शेप, ये आपने एमसी बना दिया। आपकी आउटपुट लेवल आ गई ओ से लेके एम तक, ये आपका एक्सटेंड करके ए आर भी आ गया कि आपका ओ एम आउटपुट पे ओ से लेके पी तक आपका ए आर है, या फिर ए से लेके एम तक आपका ए आर है। अब कंडीशन है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की, ए आर ग्रेटर देन एल ए सी। तो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व नीचे बनाओगे ए आर से, क्योंकि आपको ये दिखाना है कि एल ए सी कम है, ए आर ज्यादा है। तो एल ए सी कर्व, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व को आप नीचे बनाएंगे, फ्लैटेड यू शेप बनाएंगे, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। और आपकी ओ एम आउटपुट पे जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट है वो इतनी है जहां पे आउटपुट को एल ए सी टच कर रहा है। इस पॉइंट को बड़े ध्यान से लेना है, बी पॉइंट इसको नाम दे दिया मैंने। तो आपकी ओ एम आउटपुट पे जो एवरेज रेवेन्यू है वो तो है ए से लेके एम तक, और जो आपकी एवरेज कॉस्ट है वो है बी से लेके एम तक। तो आपका जो प्रॉफिट है वो कितना है? प्रॉफिट है ए एम माइनस बी एम। तो प्रॉफिट हुआ आपको ए से लेके बी तक का। ये है आपका पर यूनिट प्रॉफिट। क्या है? पर यूनिट प्रॉफिट। आपको निकालना है टोटल प्रॉफिट। तो टोटल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला आपका होगा
ए बी इनटू आउटपुट। आउटपुट कितनी है आपकी? P1 से लेकर B तक, ये आपकी आउटपुट है, ये भी आपके आउटपुट है। तो P1 से लेकर B तक आपके आउटपुट है, ये आपका पर यूनिट का प्रॉफिट है। दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया आपने, मल्टीप्लाई करने के बाद आपको एरिया मिला P, P1, B और A। ये सारा एरिया आपका है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का, यानी कि अब नॉर्मल प्रॉफिट का। तो मोनोपोली को लॉन्ग रन में होंगे अब नॉर्मल प्रॉफिट। कंडीशन आपसे पूछी जा सकती है, क्वेश्चन बन सकता है, तो कंडीशन होगी जब AR बड़ा होगा LAC से। वेरी इंटरेस्टिंग। देखो बच्चों, डायग्राम करने में ना बहुत मजा आता है। आप जब खुद डायग्राम प्रैक्टिस करेंगे ना, बनाएंगे, आप बार बार बनाएंगे, क्योंकि आपको सीखने को मिल रहा है कि कैसे हम डायग्राम, देखो डायग्राम बाद में भी काम आएंगे, ग्रेजुएशन पे या आगे जाके आपको बनाने आ सकते हैं, तो आप इसको सीखें, ठीक है। और कंडीशंस, देखो क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव टाइप है, तो कंडीशंस को आप इतना अच्छे से याद करें कि डायग्राम के अलावा कंडीशन याद है। तो एमसीक्यूज के अंदर कंडीशन पूछी जाती है, डायग्राम बनाने को नहीं पूछा जाता। तो कंडीशंस को अच्छे से याद रखना है, और डायग्राम भी आपको अच्छे से याद रखना है कि कैसे बने प्रॉफिट, ठीक है, लॉसेस। तो शॉर्ट रन भी हो गया और लॉन्ग रन भी हो गया। यहां तक आपका खत्म होता है मोनोपोली का प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन। शॉर्ट रन में मोनोपोली को 3 तरह के प्रॉफिट या लॉस भी हो सकते हैं, सुपरनॉर्मल, नॉर्मल और मिनिमम लॉस। लॉन्ग रन में मोनोपोली को सिर्फ और सिर्फ होंगे अब नॉर्मल प्रॉफिट, क्योंकि एंट्री एग्जिट में रिस्ट्रिक्शंस है, करेक्ट। इसके बाद आपका एक टॉपिक और बचता है मोनोपोली के अंदर, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। मैंने बोला था आपको कि ये टॉपिक डिटेल में आएगा। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मीनिंग, उसके टाइप्स, और डिस्क्रिमिनेशन भी जब होता है ना तो कब हो सकता है उसकी कंडीशन बतानी है। और प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जब होता है तब मोनोपोली का इक्विलिब्रियम क्या बदल जाता है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के टाइम पे क्या इक्विलिब्रियम की कंडीशन जो कि MC बराबर MR होती है, क्या वो बदल जाती है? इस बात पे फोकस करना। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अपने आप में इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा बड़ा है, ध्यान देना, समझना, उसके बाद देखना कि क्या रिजल्ट है, क्या डिफरेंस है नॉर्मल इक्विलिब्रियम में और एट द टाइम ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन वाली सिचुएशन। शुरू करते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ध्यान से समझना बच्चों। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है बच्चों, तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि चार्जिंग डिफरेंट प्राइस फ्रॉम डिफरेंट बायर्स फॉर द सेम प्रोडक्ट, करेक्ट। एग्जांपल हम लोगों ने बहुत सारी दी, पर्सनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का, अकॉर्डिंग टू यूज का। तो डिस्क्रिमिनेशन जो है, अब वो मोनोपोलिस्ट डिस्क्रिमिनेशन कब कर सकता है, किन कंडीशन में डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल है, ये टॉपिक आपका है। प्लस इस टॉपिक में ये पढ़ोगे कि इक्विलिब्रियम कंडीशन जो कि अब तक हमने पढ़ी MR इक्वल टू MC, डिस्क्रिमिनेशन करते वक्त क्या एक कंडीशन बदल जाएगी, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले ये सुनो बच्चों कि डिस्क्रिमिनेशन कब पॉसिबल है। तो डिस्क्रिमिनेशन कब पॉसिबल है, उसकी कंडीशन आपको दी हुई है, उससे पहले आपको मीनिंग दिया हुआ है। मीनिंग क्या है? व्हेन अ फर्म चार्ज डिफरेंट प्राइस टू अ डिफरेंट कस्टमर्स फॉर द सेम प्रोडक्ट इज नोन एज डिस्क्रिमिनेशन। एग्जांपल दे रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने वाली जो फर्म होती है बच्चों, वो इंडस्ट्रियल यूनिट से प्राइस चार्ज करती है ज्यादा और डोमेस्टिक कंज्यूमर से प्राइस चार्ज करती है कम। ऐसे एग्जांपल हम पहले भी पढ़ चुके हैं अकॉर्डिंग टू यूज में। तो डिस्क्रिमिनेशन क्या है, एग्जांपल क्या है, समझ में आपको आ जाता है। इसके बाद अब जो टॉपिक है वो है कंडीशन, कि कौन सी ऐसी कंडीशन है जिन केस में डिस्क्रिमिनेशन होता है, या फिर डिस्क्रिमिनेशन करने के लिए क्या क्या होना जरूरी है। तो डिस्क्रिमिनेशन करने के लिए, प्राइस का डिस्क्रिमिनेशन करने के लिए आपको सबसे पहले मार्केट को डिवाइड करना पड़ेगा, 2 पार्ट्स में या 2 से ज्यादा पार्ट में। देखो बच्चों, मार्केट को डिवाइड करने का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ लोकेशन वाइज मार्केट को डिवाइड कर रहे हो कि एक मार्केट यहां एक मार्केट वहां। मार्केट को डिवाइड करने का मतलब ये है कि आपकी कैटेगरीज डिफरेंट होनी चाहिए। जैसे कि हाई इनकम ग्रुप की मार्केट अलग है, लो इनकम ग्रुप के लोगों की मार्केट अलग है, फीमेल्स के लिए मार्केट अलग है, मेल्स के लिए मार्केट अलग है। तभी तो आप डिस्क्रिमिनेशन कर पाएंगे प्राइस का। मैं बोलता हूं रूरल के लिए मार्केट अलग है, अर्बन के लिए मार्केट अलग है, डोमेस्टिक मार्केट अलग है, फॉरेन मार्केट अलग है। डिस्क्रिमिनेशन तब पॉसिबल है जब 2 मार्केट अलग अलग हो। मैंने पुअर से कम पैसे चार्ज किए, रिच से ज्यादा, मतलब पुअर लोगों की मार्केट अलग है मेरे लिए, रिच की मार्केट मेरे लिए अलग है।
डिस्क्रिमिनेशन तभी होगा जब कैटेगरीज दो होंगी। तो कैटेगरीज को बोल दिया यहाँ पे कि मार्केट दो पार्ट में डिवाइड होनी चाहिए, दो से ज्यादा पार्ट में डिवाइड भी हो सकती है। तो मार्केट का डिवाइड आप कैसे कर सकते हो बच्चों? सबसे पहली कंडीशन है एग्जिस्टेंस ऑफ टू और मोर मार्केट्स। बोल रहा है द मोनोपोलिस्ट शुड बी एबल टू डिवाइड द टोटल मार्केट इनटू टू और मोर सब मार्केट्स। एग्जांपल दे रहा है कि मार्केट का डिवीजन आप कैसे कर सकते हो, ऑन द बेसिस ऑफ इनकम, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ एज। रेलवे में कैसे था? रेलवे ने मार्केट को डिवाइड कैसे किया हुआ है? सीनियर सिटीजन से प्राइस का, अडल्ट का ज्यादा, ठीक है, मेल से प्राइस ज्यादा, फीमेल से कम, ऐसा भी होता है कभी कभी। तो इस हिसाब से हम मार्केट को डिवाइड कर सकते हैं। एग्जांपल दे रहा है कि डॉक्टर है, डॉक्टर अपनी मार्केट को इनकम बेस पे डिवाइड कर रहा है। मान लो रिच से फीस ज्यादा चार्ज कर ली, पुअर से फीस कम चार्ज, इसे बोलते हैं मार्केट का डिवीजन। तो डिस्क्रिमिनेशन करने के लिए ये पॉसिबल हो कि आप मार्केट को दो पार्ट में या दो से ज्यादा पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, करेक्ट है। उसके बाद दूसरी कंडीशन ये आती है कि डिस्क्रिमिनेशन तब पॉसिबल है जब दोनों मार्केट में इलास्टिसिटी अलग अलग हो। देखो बच्चों, आप मार्केट को डिवाइड जब कर दोगे ना, इलास्टिसिटी अपने आप ही डिफरेंट हो जाएगी। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड चैप्टर पे आओ। मान लो आपने अपनी मार्केट को इनकम के बेस पे डिवाइड किया है, हाई इनकम लेवल ग्रुप और लो इनकम लेवल ग्रुप। जो ग्रुप हाई इनकम लेवल वाला है उनको फर्क नहीं पड़ता प्राइस कितने भी ज्यादा हो, उनके लिए डिमांड नहीं इलास्टिक होती। लेकिन जिनकी इनकम लो है उनके लिए डिमांड इलास्टिक होती है। उनको फर्क पड़ता है कि प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ाएंगे, प्राइस बढ़ गया तो डिमांड कम कर देंगे। तो हाई इलास्टिक और लेस इलास्टिक, दो इलास्टिसिटी अलग अलग हो गई अलग अलग मार्केट सेगमेंट्स में। तो ये कंडीशन भी पूरी अपने आप हो जाती है कि जब मार्केट डिवाइड हो गई तो इलास्टिसिटी अलग अलग ही होगी दोनों मार्केट्स में, डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल है। तीसरी कंडीशन क्या है बच्चा? तीसरी कंडीशन है नो पॉसिबिलिटी ऑफ रीसेल। मेरी बात सुनना ध्यान से। आपने मार्केट को डिवाइड किया दो पार्ट्स में, रूरल और अर्बन। एक बायर ने क्या किया कि जहां प्राइस कम है वहां से प्रोडक्ट को खरीदा, और जहां प्राइस ज्यादा है, जहां मेरी मोनोपोली है, वहां पे आके बेच रहा है। मतलब बायर का कॉन्टैक्ट है कौन सी मार्केट से? जहां मैंने कम प्राइस रखा हुआ है, और वो बायर वहां से प्रोडक्ट लेके आता है और जहां मेरी मोनोपोली वहां पे आके बेचता है, मेरे से भी कम प्राइस में बेचता है। तो मेरा डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो पाएगा प्राइस का, मैं डिस्क्रिमिनेशन प्राइस का नहीं कर पाऊंगा। तो बायर का कॉन्टैक्ट नहीं होना चाहिए कि वो वहां से प्रोडक्ट लेके आए और यहाँ पे रीसेल करे। समझ रहे हो? उसको सस्ता पड़ गया, यहाँ उसको महंगा पड़ता है, तो वहां से लेके आ गया मेरा प्रोडक्ट, मेरा ही प्रोडक्ट वहां से लेके आ गया, तो रीसेल अगर होगी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर पाऊंगा। तो यहाँ बोल रहा है कि इट शुड नॉट बी पॉसिबल फॉर बायर्स टू परचेज द कमोडिटी फ्रॉम अ चीपर मार्केट एंड सेल इट इन द कॉस्टलियर मार्केट। मेरी बात समझना बच्चों। अब देखो बच्चों क्या बोल रहा है, इट शुड नॉट बी पॉसिबल फॉर बायर्स टू परचेज द कमोडिटी फ्रॉम अ चीपर मार्केट एंड सेल इट टू द कोस्टल मार्केट। ऐसा पॉसिबल नहीं होना चाहिए कि बायर चीपर मार्केट से ले और कोस्टल मार्केट में बेच दे। इन अदर वर्ड्स, बायर का कॉन्टैक्ट नहीं होना चाहिए दोनों मार्केट्स के साथ अलग अलग, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन है कि आप डिस्क्रिमिनेशन तब कर सकते हो जब आपका रॉ मटेरियल पे या पूरी मार्केट के सप्लाई पे फुल कंट्रोल है। फुल कंट्रोल है मतलब आपकी मोनोपोली है, आपकी मोनोपोली है, तभी जाकर आप प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर पाएंगे। तो ये थी कंडीशंस कि आप या कब एक मोनोपोलिस्ट कब डिस्क्रिमिनेशन प्राइस का कर सकता है। अब आता है मेन टॉपिक कि डिस्क्रिमिनेशन जब करेंगे दो मार्केट में या दो से ज्यादा मार्केट में हम डिवाइड करेंगे मार्केट को, अपनी मार्केट को हम डिवाइड कर रहे हैं, टोटल मार्केट को डिवाइड कर रहे हैं दो मार्केट में, दो से ज्यादा मार्केट में। तो उस केस में जो ARMR कर्व्स होंगे मार्केट ए के और जो ARMR कर्व्स होंगे मार्केट बी के, वो अलग अलग होंगे। क्योंकि हमने पढ़ा है कि दो मार्केट में अगर आप डिवाइड करोगे टोटल मार्केट को तो दोनों मार्केट की इलास्टिसिटी अलग अलग हो जाएगी, और इलास्टिसिटी अलग अलग हो गई तो ऑब्वियसली बात है जो ARMR कर्व है उनका स्लोप किसी का लेस इलास्टिक किसी का मोर इलास्टिक हो। अब जो उसको मिला के इक्विलिब्रियम निकालेंगे मोनोपोली का, वो अलग होगा। तो अब हम करने जा रहे हैं कि प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन इन केस ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अंडर मोनोपोली। मोनोपोली के अंडर प्राइस और आउटपुट का डिटर्मिनेशन आप कैसे करेंगे अगर मोनोपोलिस्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है तो। सुनना ध्यान से। देखो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन, प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन
इन केस ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, इन केस ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अंडर मोनोपोली। सर, डिस्क्रिमिनेशन ऑफ प्राइस के केस में ना मोनोपोली का इक्विलिब्रियम कंडीशन जो है वो बदल जाता है। वो क्या होता है आप समझना, ध्यान से सुनना। देखो बच्चों, अगर एक मोनोपोलिस्ट मार्केट को डिवाइड करके प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करना चाहता है तो सबसे पहले हम ये बोलेंगे कि उसको टोटल मार्केट को डिवाइड करना पड़ेगा। दूसरी बात, जब भी एक प्रोड्यूसर या एक मोनोपोलिस्ट हम बोल रहे हैं कि डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है मार्केट को डिवाइड करके, इस डिस्क्रिमिनेशन को बोलते हैं हम थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ऐसे फर्स्ट डिग्री भी होता है, सेकंड डिग्री भी होता है, मैं समझाऊंगा आपको। थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का एक पार्ट है, यहां पे प्रोड्यूसर या मोनोपोलिस्ट क्या कर रहा है, अपनी टोटल मार्केट को दो सब मार्केट में डिवाइड कर रहा है। दो से ज्यादा में भी कर सकता है। हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं कि एक प्रोड्यूसर, एक मोनोपोलिस्ट अपनी मार्केट को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, एक मार्केट ए और एक मार्केट बी। अब जो मार्केट का डिवीजन है वो लोकेशन बेस्ड भी हो सकता है, डोमेस्टिक और फॉरेन, रूरल और अर्बन, या एज वाइज भी हो सकता है, इनकम वाइज भी हो सकता है। तो डिवाइड जो मार्केट का वो कैसे भी आप लोग कर सकते हैं। हम मान के चल रहे हैं कि मोनोपोलिस्ट ने क्या किया, अपनी मार्केट को दो पार्ट में डिवाइड किया, एक मार्केट ए और दूसरा मार्केट बी। मेरी बात समझना बच्चों, मार्केट ए और मार्केट बी। उसके बाद यहां पर हम निकालेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली, इक्विलिब्रियम ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली। अब देखो, मार्केट को दो पार्ट में डिवाइड किया, मार्केट ए और मार्केट बी। एक मार्केट में प्रोड्यूसर यानी मोनोपोलिस्ट चार्ज कर रहा है प्राइस ज्यादा, और दूसरी मार्केट में प्राइस चार्ज कर रहा है कम। अब मेरी बात समझना, जिस मार्केट में प्राइस ज्यादा चार्ज करेगा उस मार्केट में जो डिमांड होगी वो होगी बच्चों इन इलास्टिक डिमांड। कैसी होगी? इन इलास्टिक डिमांड। और जिस मार्केट में प्राइस कम चार्ज करेगा वहां होगी इलास्टिक डिमांड। तो ये कंडीशन भी पूरी होगी कि इलास्टिसिटी शुड बी डिफरेंट इन डिफरेंट मार्केट। तो एक इनइलास्टिक मार्केट है, एक इलास्टिक वाली मार्केट है, मार्केट ए मार्केट बी। एक मार्केट में प्राइस ज्यादा चार्ज कर रहे हैं, एक मार्केट में प्राइस कम चार्ज कर रहे हैं। अब देखो बच्चों, सबसे पहले हम ग्राफ बनाते हैं। आपको मार्केट ए और मार्केट बी दोनों के अलग अलग ग्राफ मैं यहां बना रहा हूं। उसके बाद मैं दोनों मार्केट का टोटल करने के बाद मोनोपोली का इक्विलिब्रियम फिर से निकालूंगा, जो कि मैं डायग्राम नंबर 3 में निकालूंगा। सुनना ध्यान से। तो तीन डायग्राम हमारे पास है, एक मार्केट ए का, एक मार्केट बी का और एक टोटल। यहां पर आप लिखोगे बच्चों आउटपुट, ठीक है। वाई एक्सिस पे आप लिखोगे बच्चों रेवेन्यू एंड कॉस्ट, सेम एज रेवेन्यू एंड कॉस्ट मार्केट बी में, और यहां पर आउटपुट, यहां पर भी आउटपुट, और यहां पर रेवेन्यू एंड कॉस्ट। दिस इज कॉल्ड थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, या फिर इसको आप बोलते हैं कि आप मार्केट का सेगमेंटेशन करने चाहते हैं, मार्केट को डिवाइड कर रहे हैं और ये देखना चाह रहे हैं कि कौन सी मार्केट में कितना प्रॉफिट या कौन सी मार्केट में कितनी आउटपुट एक प्रोड्यूसर को, एक सेलर को यानी मोनोपोलिस्ट को बेचनी पड़ सकती है। तो एक प्रोड्यूसर या मोनोपोलिस्ट कैसे अपनी टोटल आउटपुट को दोनों मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करता है, ये भी हम यहां सीखेंगे। तो बच्चों, आप सबसे पहले ये देखो, जो मार्केट ए है वहां प्राइस ज्यादा चार्ज कर रहा है मोनोपोलिस्ट, और जो मार्केट बी है वहां प्राइस कम चार्ज कर रहा है। तो जब एक मोनोपोलिस्ट प्राइस ज्यादा चार्ज करता है तो वहां पे डिमांड जो है ना वो लेस इलास्टिक हो जाती है, इनइलास्टिक। तो जो आप एमआर एआर कर्व बनाएंगे बच्चों, वो बनाएंगे लेस इलास्टिक। ये आपका एमआर कर्व है, जिसे बोल रहा हूं मैं एमआर ए मार्केट का है तो एमआर ए, और ये है आपका ए आर ए, एमआर ए और ए आर ए लेस इलास्टिक है। अब मार्केट बी के अंदर जो ए आर एम आर कर्व्स होंगे बच्चों, वो होंगे मोर इलास्टिक, क्योंकि यहां पे प्राइस कम चार्ज किया जा रहा है। दिस इज एम आर बी एंड दिस इज ए आर बी। ध्यान से देखो बच्चों, जो मार्केट ए के ए आर एम आर कर्व्स हैं वो लेस इलास्टिक है,
और जो मार्केट बी के एआरएमआर कर्व्स हैं वो मोर इलास्टिक है। ये बनाने के बाद अब जब दोनों मार्केट का टोटल किया जाएगा, ये है टोटल, टोटल मार्केट दैट इज ए प्लस बी। इतना समझ में आया बच्चों? अब जो टोटल मार्केट का एमआर बनेगा बच्चों, वो आपका लेस इलास्टिक भी होगा और मोर इलास्टिक भी होगा। ऐसा क्यों सर? लेस इलास्टिक भी और मोर इलास्टिक भी, ऐसा क्यों सर? बच्चों लेस इलास्टिक और मोर इलास्टिक इसलिए क्योंकि जो आपकी मार्केट ए थी, ध्यान देना, जो आपकी मार्केट ए थी उसमें आपका एमआर कर्व लेस इलास्टिक था, और जो मार्केट बी थी उसका एमआर कर्व मोर इलास्टिक था। तो आपका जो टोटल एमआर बनेगा वो आपका होगा एमआर ए प्लस एमआर बी, दोनों मार्केट का टोटल एमआर, इसको बोलोगे आप समीशन ऑफ एमआर। तो समीशन ऑफ एमआर इज इक्वल्स टू एमआर ए एंड प्लस एमआर बी। इसके बाद अब बच्चों ध्यान देना, लेस इलास्टिक मोर इलास्टिक एमआर तो आपका बन गया। अब इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होती है? कोई भी मार्केट में, चाहे वो मोनोपोली हो, चाहे मोनोपोलिस्टिक हो, चाहे परफेक्ट कंपटीशन हो, सब में इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है एम आर इक्वल्स टू एम सी। लेकिन इस मोनोपोली मार्केट में हमने दो मार्केट में अलग अलग डिवाइड कर दिया टोटल मार्केट को, तो यहां कंडीशन होगी एम आर ए प्लस एम आर बी, दोनों मार्केट का एम आर टोटल करके इज इक्वल्स टू एम सी। अब जो आपका मार्जिनल कॉस्ट बनेगा वो बनेगा सर यू शेप। आपका मार्जिनल कॉस्ट कर्व ई पॉइंट पर यहां पर आउटपुट को डिटरमाइन कर रहा है, जो कि आउटपुट आपके पास आ गई ओ से लेके, मान लीजिए बच्चों ओ क्यू ए प्लस बी, दोनों मार्केट की टोटल आउटपुट आपके पास ये आ गई। अब आप इस आउटपुट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं मार्केट ए में और मार्केट बी, उससे आपकी आउटपुट डिटरमाइन भी हो जाएगी और प्राइस डिटरमाइन भी हो जाएगा। देखो सर, मोनोपोलिस क्या करता है, टोटल मार्केट का इक्विलिब्रियम निकाल के क्या करता है, इस इक्विलिब्रियम पॉइंट से दोनों मार्केट के आउटपुट को और दोनों मार्केट के अपने अपने इक्विलिब्रियम्स को डिटरमाइन कर देता है। देखो सर, ये जो लाइन आपके पास आ रही है, ये लाइन दोनों मार्केट के एमआर को टच करती हुई जा रही है। अब इसका मतलब क्या है कि मार्केट ए के अंदर मोनोपोलिस्ट को कितनी आउटपुट बेचनी है? सर ये लाइन जहां एमआर को टच कर रही है, इतनी आउटपुट बेचेगा मोनोपोलिस्ट मार्केट ए में, जो कि है ओ से लेकर क्यू ए तक, और इतनी आउटपुट बेचेगा मार्केट बी में, जो है ओ से लेकर क्यू बी तक। समझ में आया? अब ध्यान से देखो, ओ क्यू ए प्लस ओ क्यू बी, इन दोनों का टोटल जो होगा वो होगा ओ क्यू ए प्लस बी। समझ में आया? तो मोनोपोलिस्ट ने अपनी टोटल आउटपुट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया मार्केट ए में और मार्केट बी में। अब इसी आउटपुट से ये पता चल जाएगा कि प्राइस कितना चार्ज होगा। देखो सर, अगर एआरएमआर लेस इलास्टिक है तो आपका ये एमआर वाला जो पॉइंट है इसको एक्सटेंड करेंगे एआर तक, तो आपको पता चल जाएगा कि प्राइस कितना चार्ज कर रहा है मोनोपोलिस्ट, तो ओ से लेकर पी तक चार्ज कर रहा है। मार्केट बी में इसको आप एक्सटेंड करेंगे तो यहां भी आपको यह पता चल जाएगा आपका जो एआर है वो मार्केट बी में जो मार्केट ए से कम है सर, क्योंकि जहां पर हमने लिखा था जहां पर डिमांड मोर इलास्टिक होगी वहां प्राइस कम चार्ज किए जाएंगे, और जहां डिमांड लेस इलास्टिक होगी वहां प्राइस ज्यादा चार्ज किए जाएंगे। तो बच्चों इस तरह से मोनोपोलिस्ट आउटपुट को डिस्ट्रीब्यूट करता है मार्केट ए में और मार्केट बी में, इसे बोलते हैं मार्केट सेगमेंटेशन, थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। तो यहां पे आपको याद करना है कि कंडीशन क्या है सर, इक्विलिब्रियम की कंडीशन है समीशन ऑफ एम आर इज इक्वल्स टू एम सी, या फिर एम आर ए प्लस एम आर बी इज इक्वल्स टू एम सी। तो मोनोपोली में अगर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो इक्विलिब्रियम तब होगा जब दोनों की मार्जिनल रेवेन्यू एम आर ए और एम आर बी क्या होंगी, बराबर होंगी। हम बोलेंगे उसको एमसी एम आर अप्रोच से इक्विलिब्रियम। अब देखो बच्चों, एम आर ए प्लस एम आर बी दोनों को मिलाकर आपका बराबर अगर एमसी के आ रहा है तो हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम है। तो आपको कंडीशन अच्छे से याद रखनी है डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली की। ये था आपका थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अब देखो बच्चों, फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ये क्या होता है समझ लो। थर्ड डिग्री हम लोगों ने कर दिया कि थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन वो है जहां पे मोनोपोलिस्ट ने टोटल मार्केट को सब मार्केट में डिवाइड कर दिया और आउटपुट को भी डिवाइड कर दिया और फिर डिस्क्रिमिनेशन किया। फर्स्ट डिग्री डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है बच्चा? फर्स्ट डिग्री डिस्क्रिमिनेशन वो होता है प्राइस का जब कोई भी
ऐसा प्रोड्यूसर या कोई भी मोनोपोलिस्ट ये कर रहा है कि कंज्यूमर से उतना प्राइस चार्ज कर रहा है जितना मैक्सिमम चार्ज कर सकता है। कंज्यूमर की विलिंगनेस देखी जा रही है, कंज्यूमर कितना प्राइस दे सकता है, जितना कंज्यूमर प्राइस विलिंग टू पे है उतना उससे चार्ज भी किया जाता है। टोटली कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन होता है, कंज्यूमर का पूरा पूरा एक्सप्लॉयटेशन फर्स्ट डिग्री में किया जाता है। जितना कंज्यूमर दे सकता है उतना चार्ज कर लो, ठीक है। ऐसा होता है ज्यादातर पर्सनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के केस में, जैसे कि डॉक्टर्स, लॉयर्स, इन सब केस में ऐसे हो सकता है। बच्चों सेकंड डिग्री, व्हाट इज सेकंड डिग्री डिस्क्रिमिनेशन? जब मार्केट को, या हम ये बोलते हैं कि मार्केट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स बना दिए गए। एग्जांपल देता हूं मैं आपको, जैसे रेलवे के अंदर ग्रुप बना हुआ है कि स्लीपर क्लास की इतना चार्ज करेंगे, जनरल के लिए इतना चार्ज करेंगे, एसी के लिए इतना चार्ज करेंगे, या एयरलाइंस में है इकोनॉमी के लिए इतना चार्ज करेंगे, बिजनेस क्लास के लिए इतना चार्ज करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी पावर हाउस में क्या है कि डोमेस्टिक के लिए इतना प्राइस रखेंगे और इंडस्ट्रियल यूनिट्स के लिए इतना प्राइस रखेंगे। तो स्लैब्स बना दिए गए हैं, जहां पे अलग अलग स्लैब्स बना दिए गए हैं, वो है सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। इसमें एक्सप्लॉयटेशन थोड़ा कम होता है कंज्यूमर का। उसके बाद आता है थर्ड डिग्री, जो आपने अभी भी किया, जिसे बोलते हैं मार्केट सेगमेंटेशन। इतना समझ में आया बच्चों आपको? तो यहां आपको मेंशन्ड है बच्चों कि व्हाट इज फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री एंड थर्ड डिग्री डिस्क्रिमिनेशन। सबसे पहले बोल रहे हैं फर्स्ट डिग्री के अंदर कि वेयर द मोनोपोलिस्ट फिक्स द प्राइस व्हिच टेक अवे द एंटायर सरप्लस, मतलब कि जितना एक्सट्रैक्ट कर सकते हो कंज्यूमर से उतना प्राइस उससे ले लो। ऐसा होता है ज्यादातर डॉक्टर, लॉयर्स के केस में। उसके बाद सेकंड डिग्री क्या होता है? व्हेन द मोनोपोलिस्ट टेक अवे द ओनली सम पार्ट ऑफ सरप्लस, जैसे कि इंडस्ट्रीज में ज्यादा प्राइस चार्ज किया इलेक्ट्रिसिटी का, डोमेस्टिक में कम प्राइस चार्ज किया, तो थोड़ा बहुत सरप्लस एंजॉय कर लिया। बट एज कंपेयर टू फर्स्ट डिग्री, यहाँ पे कंज्यूमर सरप्लस कम एंजॉय कर पाते। उसके बाद थर्ड डिग्री में क्या है कि मार्केट को ही डिवाइड कर दिया। उसे बोला हमने मार्केट सेगमेंटेशन, जहां पर हमने एक डोमेस्टिक मार्केट, एक फॉरेन मार्केट, या फिर एज के हिसाब से, या फिर हमने बोला कि सेक्स के हिसाब से, या हमने बोला लोकेशन के हिसाब से मार्केट को डिवाइड कर दिया और डिस्क्रिमिनेशन किया। अगर आपसे पूछते हैं बच्चों कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स, डिस्क्रिमिनेशन किया क्यों जाता है, तो डिस्क्रिमिनेशन क्यों करता है मोनोपोलिस्ट? सबसे पहले मोटिव प्रॉफिट है, कि प्रॉफिट अर्न करना है, डिस्क्रिमिनेशन करेगा। दूसरा, अगर जिस मार्केट में मोनोपोलिस्ट कम प्राइस चार्ज कर रहा है, कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव होगा। जहां प्राइस कम चार्ज कर रहा है, मोनोपोलिस्ट चाह रहा होगा वहां की मार्केट को कैप्चर कर लूं, या फिर जहां प्राइस कम चार्ज कर रहा है वो सोच रहा है कि मेरे पास बहुत सारा सरप्लस स्टॉक इकट्ठा पड़ा, उसको बेचूं, और वो तब बिकेगा जब प्राइस बहुत कम होगा। तो मोनोपोलिस्ट कभी कभी अपना एक्सेस स्टॉक निकालने के लिए प्राइस कम चार्ज करता है, और कभी कभी मार्केट को कैप्चर करना है जहां पे वहां प्राइस कम चार्ज करता है। जो ऑलरेडी मार्केट बनी हुई है, मोनोपोली है ही, वहां प्राइस ज्यादा ही चार्ज करता है। तो ऑब्जेक्टिव आपको ये दिए हुए हैं। अगर किसी मोनोपोलिस्ट को अपने लॉन्ग रन में स्केल को बढ़ाना है, उसका बेनिफिट एंजॉय करना है, तो वो प्राइस ज्यादा और कम चार्ज कर सकता है। इस तरह से मोनोपोलिस्ट करता है डिस्क्रिमिनेशन, इन ऑब्जेक्टिव्स की वजह से। तो डिग्रीज और ऑब्जेक्टिव आपको समझ में आ गए होंगे बच्चों। अब छोटी सी बात मेरी और समझना, कि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था रेवेन्यू कॉन्सेप्ट में, कि अगर मार्केट अलग अलग होगी, मैं थर्ड डिग्री की अगेन वापस बात कर रहा हूं, अगर मार्केट अलग अलग होगी बच्चों, देखो बच्चों, अगर एक ऐसी मार्केट है, मान लो हमने मार्केट ए ली थी, मार्केट ए में प्राइस ज्यादा चार्ज किए थे, और जो मार्केट बी थी वहां प्राइस कम चार्ज किए थे। जहां प्राइस ज्यादा चार्ज किए थे वहां पे इन इलास्टिक डिमांड थी, करेक्ट, और जहां प्राइस कम चार्ज किए थे वहां पर इलास्टिक डिमांड थी, ठीक है। तो जहां पर इन इलास्टिक डिमांड है, ऑब्वियस ये बात है, वहां पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कम होगी, और जहां पे इलास्टिक डिमांड है वहां ईडी आपका ज्यादा होगा। अब मान लो बच्चों, जो मार्केट ए है वहां पर आपने प्राइस चार्ज किया 40 रुपीज, ठीक है, 40 रुपीज, और आपकी ईडी जो है वो है मान लो 2, और जो मार्केट बी है वहां पे ईडी मान लो आपकी है 4। तो ईडी अलग अलग है, तो ऑब्वियस ही बात है मार्जिनल रेवेन्यू की वैल्यू भी अलग ही आएगी। देखो बच्चों, ये फॉर्मूला हमारे सामने है जिसमें हम एमआर निकालना चाह रहे हैं। आपको मार्केट ए में एमआर निकालना है। मार्केट ए में आपने जो ईडी है आपकी इनलास्टिक थी, मतलब कि ईडी 2 थी, आपने ईडी 2 के हिसाब से वैल्यू निकाली है एमआर की, आपको 20 मिली। और अगर मार्केट बी की बात करें, वहां आपने प्राइस कम चार्ज किया और इलास्टिसिटी आपकी ज्यादा थी, मतलब 4 थी, तो आपका एमआर 30 आया। तो बच्चों, अगर प्राइस अलग होगा, इलास्टिसिटी डिफरेंट होगी, तो एमआर भी डिफरेंट आएगा। और जब आपने टोटल किया मार्केट का,
तो आपने क्या देखा, जब टोटल किया आपने मार्केट का तो आपने क्या देखा कि आपका एमआर लेस इलास्टिक भी है और मोर इलास्टिक भी है। एग्रीगेट एमआर जो आता है वो लेस इलास्टिक भी होता है और मोर इलास्टिक भी होता है। इस तरह से हमने पढ़ लिया बच्चों थर्ड डिग्री को। इसके बाद जो बचता है ना मोनोपोली के अंदर, वो क्या बचता है, सुनना ध्यान से। अब मोनोपोली में बचता है कि मोनोपोली के अंदर कुछ इफेक्ट्स हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। मोनोपोली को क्रिटिसाइज किया जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, सुनना ध्यान से। मोनोपोली को क्रिटिसाइज क्यों किया जाता है? क्योंकि मोनोपोली के अंदर अगर हम बात करें वेलफेयर की, तो वेलफेयर का लॉस होता है। कैसे लॉस होता है सर? मोनोपोली में ज्यादातर जो मोटिव है ना वो प्रॉफिट है। जहां मोटिव प्रॉफिट होगा वेलफेयर का अपने आप लॉस होगा, एफिशिएंसी जो है प्रॉपर नहीं होगी। अब सुनो कैसे नहीं होगी, देखो बच्चों, मोनोपोलिस्ट जो होता है वो चार्ज करता है हाई प्राइस और प्रोड्यूस करता है लो आउटपुट, ठीक है। देन would exist if the product were produced by the competitive firms as compared to competitive firm। जो मोनोपोलिस्ट है वो प्राइस ज्यादा चार्ज करता है और आउटपुट कम प्रोड्यूस करता है। चाहता तो आउटपुट ज्यादा प्रोड्यूस कर सकता था और प्राइस कम भी चार्ज कर सकता था, तो यहां पे लॉस ऑफ आउटपुट भी हुआ। तीसरा पॉइंट ये है कि मोनोपोली लॉन्ग रन में बहुत ही ज्यादा अब नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करता है जो अनजस्टिफाइबल है। मतलब कि इतने सारे प्रॉफिट्स दूसरी फर्म की एंट्री दिखते हैं, अगर दूसरी फर्म मार्केट में आ सकती तो वो बहुत सारे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो सकते थे बहुत सारी फर्म। एक क्रिटिसिज्म है कि मोनोपोली के जो प्रॉफिट है वो नॉर्मल है, वो खुद ही इंजॉय करता है अकेला। और दूसरी चीज, मोनोपोली का जो प्राइस होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, मोनोपोली का जो प्राइस होता है वो मार्जिनल कॉस्ट से ज्यादा होता है। मैंने आपको बोला था ना, परफेक्ट कंपटीशन में जो प्राइस होता है वो मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होता है, लेकिन मोनोपोली में जो प्राइस होता है वो मार्जिनल कॉस्ट से भी ज्यादा चार्ज करता है बच्चों। एक डायग्राम दिखाता हूं आपको। परफेक्ट कंपटीशन में आपका जो प्राइस था वो मार्जिनल कॉस्ट के बराबर था इक्विलिब्रियम पॉइंट, लेकिन जो मोनोपोली है उसमें एआरएमआर ऊपर नीचे है। यहां जो एमसी बनेगा इक्विलिब्रियम नीचे होगा लेकिन प्राइस ऊपर होगा। यहां जो प्राइस है वो ज्यादा है, इससे मार्जिनल कॉस्ट। समझ में आया बच्चों? तो मोनोपोली का जो प्राइस है वो मार्जिनल कॉस्ट से ज्यादा होता है, इसलिए हम बोलते हैं कि यहां पर इनएफिशिएंसी है, एफिशिएंसी नहीं है। समझ में आया? तो मोनोपोली के अंदर कंज्यूमर सेवेनिटी भी नहीं होती, कंज्यूमर के पास चॉइस नहीं है कि मेरे को ये चाहिए। मोनोपोली में वो प्रोड्यूस होता है जो मोनोपोलिस्ट चाहता है, जिसमें उसको ज्यादा प्रॉफिट होगा वो प्रोड्यूस करता है, ना कि कंज्यूमर की चॉइस के अकॉर्डिंग प्रोड्यूस करता है। अगर कंज्यूमर के चॉइस के अकॉर्डिंग प्रोड्यूस किया जाए उसे बोलते हैं कंज्यूमर सेवेनिटी, जो यहां पर नहीं है। करेक्ट है ना बच्चों? तो ये कुछ इकोनॉमिक इफेक्ट्स हैं इसके, मोनोपोली के, इनको याद रखना। अब मोनोपोली के बाद बच्चों जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है मोनोपोलिस्टिक। मोनोपोलिस्टिक में भी हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? मीनिंग ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, फीचर्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, एंड देन शॉर्ट रन और लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, जहां पे हम सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स, नॉर्मल प्रॉफिट्स, मिनिमम लॉस, ये सब दिखाएंगे। और लॉन्ग रन में मोनोपोलिस्टिक को कौन से प्रॉफिट होते हैं वो भी दिखाएंगे, एज लाइक परफेक्ट कंपटीशन हमने पढ़ा। तो उसके बाद ओलिगोपोली आएगा, फिर ये चैप्टर आपका फिनिश होगा, फिर बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो आज आपको बच्चों मोनोपोली के फीचर्स, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को डिटेल में विद डिग्रीज, विद ऑब्जेक्टिव, विद कंडीशन, और मोनोपोली के शॉर्ट रन और लॉन्ग रन के डायग्राम विद कंडीशन अच्छे से प्रैक्टिस करना है बच्चों, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तब तक के लिए थैंक यू।